हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट 25% करने वाले हैं, यानी कि 25% करने वाले हैं। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में श्योर शॉट पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है ऊपर में, ये भी आरआरसी ग्रुप डी 17 सितंबर के पेपर में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे में इसी टाइप के और भी प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान होते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड का नेचर पूछा गया है, तो धातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ये होता है क्षारीय, याद रखिएगा। बात की जाएगी अधातु के, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी अम्लीय होती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने वाले अम्ल और क्षार खाली स्थान है। यह भी आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है, 15/9/2022 के पेपर में। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किस किस से मिलकर बनता है ये पूछा गया है। तो ये बनता है H2CO3, सॉरी ये बनता है H2CO3 और NaOH का अभिक्रिया से। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है मैं लिख देता हूं। देखिए अभिक्रिया होती है NaHCO3 प्लस NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, जिसे बनता क्या है? बनता है NaHCO3 प्लस H2O। ठीक है, यह अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसको उपयोग करते हैं स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए? याद रखिएगा, स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग बचपन में पढ़े एक अभिक्रिया एक्सपेरिमेंट जिसमें आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है, जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान करें। ठीक है, जब इसको क्षारीय विलयन के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप का रंग बनाता है? तो ये रंग बनाता है ब्लूइश ग्रीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में 18/9/2022 के पेपर में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उनका सही जवाब को पता करना कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, विलयन उच्च पीएच मान वाले विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की बात हो रही है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन, जो कि क्षारीय नेचर में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, एक लवण को जल में घोला जाता है और इस लवण के घोल का पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पर मापा जाता है। यदि घोल का पीएच मान 7 से अधिक है तो लवण खालिस्तान होने की संभावना अधिक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में 19 सितंबर के पेपर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पीएच मान जो है 7 से अधिक की बात हो रही है, तो ये कोई ना कोई क्षारकीय होगा। तो यहाँ पे क्षारीय में बात की जाए, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 जो है ये सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए,
इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? पीएच पेपर को नीला कौन करेगा? याद रखिएगा, पीएच पेपर को नीला कौन करता है? क्षारीय विलयन। ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा, ठीक है, जो क्षारीय विलयन होता है वो पीएच स्केल को नीला कर देगा। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक क्षारीय विलयन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। पूछा गया है इनमें से कौन से कथन गलत है? गलत की बात हो रही, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे, पहले उनको पढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। गलत की पहचान करना है, तो ये बिल्कुल सही है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यही गलत है, तो मैं इसी को सही कर दे रहा हूँ। यह आंसर हमको मिल गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। अधातु प्रकृति में ऋणात्मक होते हैं, जबकि धातु धनात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, ये जो है सही होगा, केवल बी सही होगा, केवल बी। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, केवल बी, यही सही होगा। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 9 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाली स्थान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर की बात हो रही है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आरआरसी ग्रुप डी के पेपर में, 29 सितंबर के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, OH का होल ट्वाइस। और ये प्रकृति में कैसा होता है? ये प्रकृति में दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? अमोनियम क्लोराइड किसको कहा जाता है? NaCl को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पूछा गया कौन सा युग्म जो है अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा HCl और NH4AOH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो NaCl और H2O बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। हम जानते हैं कि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, और इसे हल्की वर्षा कहते हैं। क्या होता है जब क्षारीय जल नदी में बहता है? देखिए पूछा गया जब क्षारीय जल नदी में बहेगा, ठीक है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए पहला चीज कि जब क्षारीय जल नदी में मिलेगा तो नदी का जो पीएच वैल्यू होगा, ठीक है, वो घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्षारीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अम्लीय होना चाहिए था। ठीक है, अम्लीय जल होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर में होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होता है? देखिए जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होता है, ये पूछा गया है। तो पहला क्या है? प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। दूसरा है प्रति इकाई आयतन में आयन की सांद्रता में कमी आती है। तीसरा है विलयन तनु हो जाएगा या फिर विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है इसकी पहचान की जाए। देखिए कथन नंबर 2, प्रति इकाई आयतन में सांद्रता में कमी आएगी, ये सही है, और विलयन तनु होगा। तो 2 और 3 सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? सबसे दुर्बल अम्ल की बात हो रही है, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है ये है CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड।
ठीक है, ये सबसे दुर्बल अम्ल में आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला है साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है। तो साधारण नमक का आणविक भार के लिए आप याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Na का आणविक भार कितना होता है, ये होता है सोडियम, सोडियम का आणविक भार होता है 22.99, और क्लोरीन कितना होता है 35.45। ठीक है, ये लगभग कितना हो जाता है 58। ठीक है, लगभग में लगभग मान के चलिए, तो हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 58। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को आर्द्र बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त खाली स्थान विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी के CBT 2 में 16/6/2022 के पेपर में शिफ्ट 3 में। ठीक है, देखिए जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में अम्ल डालती है, फॉर्मिक एसिड डालती है। उसको निष्क्रिय करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैलेमाइन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है। देखिए लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये क्वेश्चन RRB NTPC के CBT 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस एक कवक या शैवाल से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लैक्टिक अम्ल एक खाली स्थान है। लैक्टिक अम्ल में पूछा गया कार्बन के कितने अणु होते हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन के 3 अणु होते हैं टोटल। सॉरी, कार्बन के कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा तो इजी होगा। फॉर्मूला क्या होता है C3H6 और O3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कार्बन का साफ साफ देख सकते हैं 3 अणु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है। आईवास यानी कि जिससे आंख धोया जाता है उसे कहा जाता है आईवास। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी के CBT 1 में 17/10/2021 के पेपर में। तो आईवास का जो एक प्रमुख घटक होता है वो होता है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ठीक है, बोरिक अम्ल का फॉर्मूला कभी कभी पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा H3BO3। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसका उपयोग जो है कीटनाशक पाउडर के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है उभयरोधी विलयन। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है म्यूरिएटिक एसिड को। तो याद रखिएगा म्यूरिएटिक एसिड जो होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है RRB NTPC CBT 1 में 5/3/2021 के पेपर में। म्यूरिएटिक एसिड को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला याद रखिए, सॉरी, तो क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है HClO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही होगा H2SO4। नाइट्रिक एसिड जो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट है C6H3N3O7। ठीक है, ये होता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक उसी में होगी जो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है pH 4 स्केल पे। याद रखिए जो pH स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें 7 बीच में होता है, इधर एसिड होता है। ठीक है, और इधर बेस काउंट किया जाता है, 7 से 14 तक बेस काउंट किया जाता है, 0 से 7 तक, 7 से 0 तक एसिड काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है
का इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया है 3/4/2021 के पेपर में। देखिए याद रखिएगा, यहां पर जो सही नहीं मैच किया हुआ है वो है एस्कॉर्बिक एसिड इमली। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है और एस्कॉर्बिक एसिड जो है खट्टे फल और हरी सब्जी में मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही संतरा, टमाटर, अमरूद, नींबू, आंवला ये सब जो है इसके स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या सूचित करता है? याद रखिएगा, सार्वभौमिक सूचक जो है इसमें 4 से 5 का पीएच मान जो है ये सूचित करता है कि जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, किस टाइप का अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल का पीएच मान याद रखिएगा ये होता है 2 से 4 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जब लिटमस को बोरेक्स का विलयन में मिलाया जाता है तो यह खाली स्थान हो जाता है, इसका कलर में क्या चेंजिंग आता है? यह क्वेश्चन आरआरबी जेई के पेपर में 23/5/2019 के पेपर में पूछा गया है। याद रखिएगा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में डाला जाता है इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा नीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके खाली स्थान गैस उत्पन्न करते हैं, तो अम्ल कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करने पर? यह क्वेश्चन आरआरबी जेई के पेपर में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में 23/5/2019 का पेपर है। आप यहाँ पे जाकर मैच कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सभी धातु जो रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन होता है अम्ल का तो बनता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जब जल में अम्ल थोड़ी मात्रा में डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? देखिए, जब जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाला जाएगा, ठीक है, जल में मिला रहे हैं अम्ल, ठीक है, तो कौन कौन सा अभिक्रिया होगा? यहाँ पे एक अभिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर बी, आयनीकरण और तनुकरण, दोनों की अभिक्रिया होगी साथ में। आयनीकरण होगा और तनुकरण होगा, यानी कि पतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।